नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारक या तत्व। हमने पिछली कक्षाओं में मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच को मापने की अलग-अलग श्रेणियां और मांग की लोच को मापने की विधियां आदि के बारे में पढ़ा। आज हम मांग की लोच को निर्धारित करने वाले तत्व कौन होते हैं और कैसे वह तय करते हैं कि मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, इकाई से कम होगी या इकाई के बराबर होगी। यहां पर हम मुख्यतया मांग की 3 लोच की श्रेणियों के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि पूर्णतया बेलोचदार और पूर्णतया लोचदार जो मांग की लोच है वह व्यवहार में पाई नहीं जाती है, वह काल्पनिक होती है। तो पूर्णतया बेलोचदार और पूर्णतया लोचदार लोच की श्रेणियों को हम यहाँ व्यवहार में नहीं पाते हैं, अतः हम यहाँ पर इकाई से अधिक, इकाई से कम और इकाई के बराबर मांग की लोच की श्रेणी पढ़ेंगे। तो मांग की लोच की मांग की लोच को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले तत्व है, उसमें पहला तत्व है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति कि वस्तु की प्रकृति क्या है। वस्तु अनिवार्य वस्तु है, वस्तु आरामदायक वस्तु है, वस्तु विलासितापूर्ण प्रकृति वाली वस्तु है। तो जैसे हम वस्तु की प्रकृति के बारे में विचार करते हैं, तो यदि अनिवार्य वस्तु है, जैसे नमक है, माचिस है, जो हमारे लिए खाने पीने की वस्तु है, जो अनिवार्य होती है, तो उनकी जो मांग की लोच है वो इकाई से कम होती है, अर्थात बेलोचदार होती है, क्योंकि वो अपने जीवन के लिए अनिवार्य है। तो वहां पर उनकी कीमतों का उनकी मांग पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से कम होती है, बेलोचदार होती है। दूसरा, आरामदायक वस्तुएं। आरामदायक वस्तुएं जैसे एसी है, फ्रिज है, कूलर है, जिससे अपना जीवन आरामदायक बनता है, कंफर्ट गुड्स कहते हैं। तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है, क्योंकि उनका जितना भी कीमत में परिवर्तन होता है उतना का उतना उसकी मांग की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। अब तीसरी वस्तु है विलासितापूर्ण वस्तु, लग्जरियस गुड। तो उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। उनकी कीमत में जो परिवर्तन होता है उससे उसकी मांग की मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होता है, क्योंकि लोग यदि कीमत कम हो जाती है तो ज्यादा लोग खरीदने जाएंगे, क्योंकि वो लग्जरियस गुड है, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए काम आती है। तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, तो उसे कहते हैं लोचदार मांग। तो पहला पॉइंट हो गया है वस्तु की प्रकृति। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। आपको मालूम ही है कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है उन्हें हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, जैसे चाय, कॉफी, पेन, पेंसिल, पेप्सी, कोक। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के स्थानापन्न कहलाती है। तो इस तत्व के अनुसार यदि किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध है, यदि किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध है तो उसकी मांग की लोच अधिक लोचदार होगी, अधिक लोचदार होगी, और जिसके कम स्थानापन्न उपलब्ध है उनकी मांग की लोच कम लोचदार होगी। इसको हमने क्रॉस प्राइस इफेक्ट में पढ़ा है, तिरछा कीमत प्रभाव में, कैसे स्थानापन्न वस्तु की कीमत उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग पर प्रभाव डालती है। तो जिसके स्थानापन्न उपलब्ध है उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होगी, जिनके कम स्थानापन्न उपलब्ध है उनकी मांग की लोच कम लोचदार होगी। अब तीसरा पॉइंट, वस्तु के विभिन्न उपयोग। बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है जिनके विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे बिजली है, दूध है, कोयला है। ऐसी बहुत सारी वस्तु होती है जिनके बहुत
अधिक उपयोग होते हैं, विभिन्न उपयोग होते हैं। तो जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग है उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होगी, और जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग नहीं है, कम उपयोग है, तो उनकी मांग की लोच बेलोचदार होगी, अर्थात इकाई से कम होगी। क्योंकि जैसे बिजली है, बिजली की कीमत बढ़ जाती है, उसकी यूनिट्स की कीमत बढ़ जाती है, तो उसकी मांग पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसका उपयोग अलग अलग क्षेत्र में होता है, तो उसकी मांग घट जाएगी, मतलब उसकी मांग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके विभिन्न उपयोग है। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र को मिलाकर उसकी मांग बहुत ज्यादा ही प्रभावित होगी। कम हो जाती है तो भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, अधिक हो जाती है तो भी प्रभाव पड़ेगा। अतः ऐसी वस्तुओं जिसके विभिन्न उपयोग है उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, और जिनके बहुत कम उपयोग है ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच कम लोचदार होती है। नेक्स्ट, उपभोग का स्थगन। उपभोग का स्थगन, हम ऐसी वस्तुएं या ऐसा कोई कार्य जिसको हम अभी नहीं, इसको स्थगित करके भविष्य में करेंगे या कुछ समय बाद करेंगे, तो जिनका उपभोग का स्थगन किया जा सकता है, जिसको अभी हम रोक सकते हैं और बाद में करेंगे, तो उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। और जिनको नहीं रोका जा सकता, उनका तो उपभोग आज ही करना है, तो हम कीमत जो भी होगी वो हम पे करेंगे, वहां पर मांग की लोच बेलोचदार होगी, मतलब इकाई से कम होगी, कम लोचदार होगी। और जिसको स्थगित किया जा सकता है उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। जैसे हम मकान बनाने जा रहे हैं, और मकान में जो मटेरियल काम में आते हैं उनकी कीमतें यदि अभी बढ़ गई है, तो हम उसको थोड़े समय के लिए या कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। और जहां पर जैसे कहीं पर हमें दवाइयों की आवश्यकता है, कोई बीमार हुआ है या कोई दुर्घटना हुई है, तो वहां पर हम उसके उपभोग को स्थगित नहीं कर सकते, तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच कम लोचदार होती है। नेक्स्ट, उपभोक्ता की आय। अब उपभोक्ता की आय में हम यहां पर इस रूप में लेंगे कि जो जिसकी आय ज्यादा है, जिसकी आय ज्यादा है, तो उनकी जो मांग की लोच है वो बेलोचदार होती है, क्योंकि उनकी आय इतनी अधिक है, तो कीमतों का जो बढ़ना और घटना उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है, उसकी मांग पर, वस्तुओं की मांग पर या सेवाओं की मांग पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ऐसी स्थिति में उच्च आय वाले उपभोक्ता है, उनकी मांग की लोच बेलोचदार होती है, कम लोचदार होती है। और जो निम्न आय वाले हैं, उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है, तो जैसे ही कीमतें कम होती है तो वो उसको अधिक खरीदते हैं, अतः उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। जो अधिक आय वाले हैं उनकी कम लोचदार, जो कम आय वाले हैं उनकी अधिक लोचदार होती है। आगे, उपभोक्ता की आदतें। अब यहां पर उपभोक्ता की आदत और रुचि और प्राथमिकताएं भी कह सकते हैं इसको। तो जिस उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा की आदत लग गई है, तो वहां पर उसकी मांग की लोच बेलोचदार होगी, अर्थात कम लोचदार होगी, उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी आदत है। और किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु की कोई आदत नहीं है, तो वो उस स्थिति में यदि कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग को कम कर सकता है, और कीमत घट जाती है तो उसकी मांग को बढ़ा सकता है, तो वहां पर लोचदार होगी। तो जिन वस्तु या सेवा में उपभोक्ता की आदतें है, रुचि है, प्राथमिकता है, वहां पर बेलोचदार मांग होगी। जिसमें कोई रुचि और कोई उसकी आदत नहीं है, कोई उसकी प्राथमिकता नहीं है, तो वहां पर लोचदार होगी। नेक्स्ट, वस्तु पर व्यय की जाने वाली मात्रा। अब जैसे ही आप जैसे देख रहे हैं कि कोई वस्तु ऐसी है, उस पर आप अपनी आय का कितना भाग खर्च कर रहे हो। जैसे माचिस है, नमक है, तो उस पर बहुत कम अपनी आय का भाग होता है। तो ऐसे यदि बहुत कम है तो वहां पर बेलोचदार होगी, कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे कम लोचदार कहते हैं। और जहां पर अधिक व्यय जाता है, वो व्यय की मात्रा अधिक है,
तो वहां पर लोचदार होगी, क्योंकि हम विचार करेंगे, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में हमारी आय का 10% 20% यदि कोई ऐसी वस्तु हम खरीद रहे हैं और हमारी आय का इतना ज्यादा परसेंटेज भाग उस पर जा रहा है, तो वहां पर हम उस वस्तु को खरीदने से पहले विचार करेंगे कि खरीदनी चाहिए या नहीं। तो ऐसी स्थिति में यदि ज्यादा व्यय की मात्रा है तो वहां पर लोचदार होगी, और जहां कम भाग है, कम मात्रा है, तो वहां पर कम लोचदार होगी। नेक्स्ट, कीमत स्तर। अब ज्यादा ऊंची कीमतें होती है तो वहां पर अधिक लोचदार होती है, और जहां कीमत स्तर लो है, निम्न कीमत स्तर है, तो वहां पर बेलोचदार होती है। क्योंकि ऊंची कीमत यदि है और उसमें यदि कोई चेंज आ रहा है तो वहां पर उसको ज्यादा खरीदा जाएगा, यदि कम हो रही है ज्यादा खरीदा जाएगा, यदि बढ़ रही है तो कम खरीदा जाएगा। लेकिन जहां कोई कीमत स्तर सामान्य है, निम्न है, तो उनकी कीमतों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी मांग की लोच कम लोचदार होती है। नेक्स्ट, समय अवधि, अल्पकाल और दीर्घकाल। जैसे मध्यकाल भी होता है, लेकिन हम दो ही अवधि में बात कर रहे हैं। यदि अल्पकाल है, कम समय है, तो वहां पर मांग की लोच कम लोचदार होगी। और दीर्घकाल है, हमारे पास समय ही समय है कि हाँ हम इसको लंबे समय में पूरा कर सकते हैं, तो वहां अधिक लोचदार होगी। और जहां हमारे पास समय कम है, समय की अवधि कम है, वहां हम उस वस्तु को खरीदेंगे क्योंकि हमें बहुत अभी उसकी जरूरत है। लेकिन जिसके लिए समय की अवधि ज्यादा है, दीर्घकाल है, तो वहां अधिक लोचदार, यदि अल्पकाल है तो कम लोचदार। नेक्स्ट, संयुक्त मांग। अब संयुक्त मांग कुछ वस्तु ऐसी होती है जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। जैसे हम पूर्व वस्तु के रूप में लेते हैं कार तथा पेट्रोल। अब कार और पेट्रोल, तो उनकी मांग की लोच कैसे तय होती है? तो उनकी लोच मुख्य वस्तु की लोच के आधार पर तय होगी। जैसे कार है, तो कार की लोच कैसी है, उसके आधार पर ही उसकी जो संयुक्त वस्तु है दूसरी, उसकी लोच तय होती है। तो जिन वस्तुओं की संयुक्त मांग होती है, उनकी मांग की लोच मुख्य वस्तु की लोच पर निर्भर करती है। समाज में धन का वितरण। यदि समाज में धन का वितरण समान है, सभी लोगों के पास में यदि आय के स्रोत है और समान रूप से है, तो वहां पर मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। और जहां समाज में धन का वितरण असमान है, तो वहां मांग की लोच कम लोचदार होगी। क्योंकि सभी के पास में यदि धन है तो सभी लोग खरीदने जाएंगे, और सभी लोग खरीदने जाएंगे तो वहां वो कीमत में जो भी ऊपर नीचे होता है उसका उसकी मांग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यदि धन का वितरण समान है, असमान है तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अंत में हम देख रहे हैं अन्य घटक, जिसमें सरकारी नियंत्रण है। यदि किसी इंस्टीट्यूट पे, किसी भी कंपनी पर यदि सरकार का नियंत्रण अधिक है, या अर्थव्यवस्था पर सरकार के द्वारा ज्यादा नियंत्रण लगाए जा रहे हैं, तो वहां मांग की लोच कम लोचदार होती है। और जहां कम है तो वहां अधिक लोचदार होगी। फिर टिकाऊ वस्तु है, जो लंबे समय तक काम में आ जाती है, तो उसकी अधिक लोचदार होगी। जो कम समय के लिए है, नाशवान वस्तु है, तो उनकी कम लोचदार होगी। घटिया वस्तु की मांग। अब घटिया वस्तु की मांग और सामान्य वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है, घटिया वस्तु की मांग कम लोचदार होती है। इसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि घटिया वस्तु की मांग, हम कह सकते हैं घटिया वस्तु की मांग सामान्य वस्तु की मांग से कम लोचदार होती है। सामान्य वस्तु की मांग से कम लोचदार होती है, लेकिन इसकी मांग की लोच, विभिन्न वस्तुओं की मांग की लोच धनात्मक होती है कम लोचदार, लेकिन वो धनात्मक होती है। और अंत में है भावी कीमतें। यदि किसी वस्तु की कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव है तो अधिक लोचदार, कम उतार चढ़ाव है तो कम लोचदार। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक है,
जो मांग की लोच को तय करते हैं। तो इसमें हमने लगभग 12 घटक पढ़े जो मांग की लोच को तय करते हैं। आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।